चलो डाउट बताना स्टार्ट करो। 30 ये ज्यादा नहीं हो गया? 23 से सीधे 30 पे आ गए तुम लोग। डाउट क्या बात। एक्सरसाइज 1 30 देखो कौन सा 30 ना, वही कर 24 24 इलस्ट्रेशन में था ना, ऐसा सेम ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन वाला। अच्छा 34 फिर से वही है, 3 बार आ गया। ये देखो महान लोग भी हैं, 3 बार आया तो 3 बार सॉल्व किया है। तो 24 इलस्ट्रेशन में तो कर लो ट्राई, अगर फिर भी नहीं आएगा तो बाहर ही पूछो। 26 हाँ 26 देखो, 26 है ना डाउट? देखो इसमें क्या है, इफ यू ऐड 700 किलो जूल ऑफ हीट टू 700 ग्राम ऑफ वाटर, ना आपके पास 700 ग्राम वाटर है और इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं? 700 किलो जूल। और ये शुरू में कितने टेम्परेचर पे है? सब कुछ 77 वाला ही है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा गया है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द कंटेनर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है और स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर आप 700 किलो जूल हीट दोगे वाटर को तो क्या होना स्टार्ट होगा? अभी वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा? 100 तक। और 100 के बाद अगर अभी भी ये हीट बचा हुआ है तो फिर क्या शुरू हो जाएगा? फेज चेंज। तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए, पहले ये देख लेना है कि इसमें से कितना हीट टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया है। तो वो हम कैसे देखेंगे? ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगा देते हैं। और यहाँ पे देखो सब यूनिट जो स्पेसिफिक हीट वगैरह है, लेटेंट हीट, वो सब SI यूनिट में दिया हुआ है ना, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग SI में ही सॉल्व करेंगे। मास वगैरह केजी में रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 22.6 into 10 के पावर 5 जूल पर केजी। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि कितना हीट चाहिए इतने वाटर को 70 से 100 तक ले जाने के लिए। तो कितना हीट चाहिए, मान लेते हैं कुछ Q1 हीट चाहिए, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? ms डेल्टा टी। ना यहाँ पे सब SI यूनिट में रखना है। मास का SI यूनिट क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। तो 700 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट रख देते हैं 4186 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? देखो ये पर केल्विन है तो, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में रखो या सेंटीग्रेड में, SI यूनिट वैसे केल्विन है टेम्परेचर की, बट दोनों सेम ही होगा इसलिए सेंटीग्रेड में ही रख दे रहे हैं। रख हम सब कुछ SI में रख रहे हैं ना। तो 70 से 100 मतलब कितने का चेंज आया? 30 का। बताओ जल्दी से, ये कितना हो जाएगा? 87906 जूल ना, मतलब करीब कितना हो गया? 87.906 किलो जूल ना, करीब 88 किलो जूल हीट हमारी लग रही है। और हमारे पास बिजली कितनी हुई है? 700 किलो जूल। तो मतलब अभी भी काफी हीट बची हुई है। तो उस हीट के करस्पॉन्डिंग वेपराइजेशन होने लग जाएगा। अभी तो टाइम ही हो रहा है।
चलो चलो, सब टाइम पे आ जाए। आराम से आया करो, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों रहते हैं? आराम से। चलो, पहली बार आ रहे हो क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो अभी हमारे पास कितना हीट रिमेनिंग बचा हुआ है? 2 रिमेनिंग अगर देखें तो 700 किलो जूल माइनस 87.906 किलो जूल, कितना आ जा रहा है ये? 612.094 किलो जूल। इतनी हीट हमारी अब भी बची हुई है। तो अब ये कितने मास को वेपराइज कर सकता है? तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? Q इक्वल टू ml। अभी सारा का सारा वाटर 100 पे आ चुका है ना, तो अब हम लगा देंगे Q इक्वल टू m इंटू L। Q की वैल्यू ये डाल देंगे, ये किलो जूल है, SI यूनिट में डालते हैं जूल में कन्वर्ट करके, तो ये हो जाएगा 612,094। मास हमें पता करना है ना, कितना मास वेपराइज होगा, तो इसको m लिखते हैं ना। अभी हमें पता नहीं कितना वेपराइज होगा। और L की वैल्यू कितनी है? 2.6। अब इसको इधर लेके आओ और देखो मास कितना आ रहा है? 0.2721 kg। नहीं, ये kg है। और हमारे पास टोटल मास था कितना? 700 ग्राम। तो उसमें से ग्राम में देखें तो 271 ग्राम हमारा वेपर बना है। और वेपर किस पे रहा होगा? 100 पर। और बचा हुआ वाटर 100 पे रहेगा ना, थोड़ा मतलब वेपर रह गया और थोड़ा वाटर आ गया। तो आंसर हमें क्या बताना था? कितना मास बचा है, ये पूछा है। ठीक है, कितना बचा है ये निकालना है। तो मास ऑफ वाटर निकालना है, तो 700 में से 271 सब्ट्रैक्ट करके बताइए। ठीक है, समझ गए सभी क्या क्या हुआ है? नोट कर लो। हाँ, 30 वाला बता दो। हो गया नोट? मेगा नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 30। प्रॉब्लम नंबर 30 में देखो क्या क्या गिवन है। 35 ग्राम ब्लॉक ऑफ आइस एट -14 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास देखो ये आइस का 35 ग्राम दिया हुआ है और टेम्परेचर है इसका -14 डिग्री सेंटीग्रेड। इज ड्रॉप्ड इनटू अ कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट नेग्लिजिबल है, मतलब कंटेनर को कोई हीट नहीं देनी है। कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, इसको हमने ड्रॉप कर दिया वाटर में। इसमें नीचे वाटर बना देते हैं ना, इसको हमने इसमें ड्रॉप कर दिया। वाटर हमारे पास कितना है? 400 ग्राम। और वाटर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। When the system reaches equilibrium, how much ice is left in the container? ना, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम इसको इसमें डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये -14 पर है और ये 0 पर है। जब हम डालेंगे तो किधर से किधर हीट फ्लो होगा? 0 से -14 की तरफ।
मतलब वाटर से आइस की तरफ फ्लो होगा। अब अगर वाटर 0 पर है और उससे हीट फ्लो होगा तो वाटर क्या होने लग जाएगा, आइस बनने लग जाएगा, फेज चेंज। तो यहाँ पे क्या होना है, आइस की वैल्यू बढ़नी है या कम होनी है, बढ़नी, क्योंकि ये ऑलरेडी आइस है और ये भी आइस बनता जा रहा है ना। कितना आइस बन जाएगा, ये कब तक यहाँ से हीट उधर को फ्लो करता रहेगा, जब तक कि टेम्परेचर दोनों का सेम ना हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि इसके -14 से क्या ये 0 तक आ पाएगा। अगर 0 तक आने के लिए कितनी हीट लगेगी वो एक बार देखते हैं, और फिर इसका फेज चेंज करा करके 0 डिग्री के वाटर से 0 डिग्री का आइस बना के देखते हैं कितनी हीट यहाँ से निकल सकती है, और फिर उनमें कंपेयर करेंगे कि क्या हो रहा होगा। पहले अगर हम ये सोचे कि 35 ग्राम आइस जो है हमारे पास -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको अगर हमें केवल 0 डिग्री का आइस बनाना है तो हमें इसके लिए इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ जाएगी, m, यहाँ पे सब SI यूनिट में ही सॉल्व कर लेते हैं ना, इसमें SI में ही दिया हुआ है ना स्पेसिफिक हीट वगैरह। अच्छा एक ही ऑप्शन दिया है, तो ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि भाई 35 ग्राम डाला है और उससे ज्यादा तो होगा ही, तो 35 से ज्यादा एक ही डी ऑप्शन ही हो जाएगा ना। बट जब भी हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे ना, अपन सीख रहे हैं, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी करना क्या, एग्जाम में तो आपको इतना कर देना चाहिए, एक ही ऑप्शन है तो टिक कर दो। तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, m इंटू स्पेसिफिक हीट, आइस की स्पेसिफिक हीट दी है क्या, कहाँ दी है, हाँ दी है 2090 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना रहा है 40 ना। अभी हम शुरू में मान लें कि मान लो सारा का सारा अगर कन्वर्ट होता तो कितना हीट लगता ना, तो ये कितना आ जा रहा है 1024 नहीं है, अच्छा 0.12 इतनी हीट लगेगी इसको 0 तक लाने में। अब अगर हम 0 डिग्री के वाटर से हीट निकालें इसको देने के लिए, तो उससे कितनी हीट निकल सकती है ना, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कितनी निकल सकती है। तो कितनी निकल सकती है, डस्टर लो, हमारे पास वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको हम लोग आइस बना रहे हैं ना, 0 डिग्री का आइस बना रहे हैं। 10 क्रॉस हुआ है जस्ट, तो नोट कर लो। तो इसमें कितनी हीट हो जाएगी, कुछ मान लेते हैं Q2 हीट इसको ही लिए, इससे निकलेगी ना आइस से, जब सॉरी वाटर से आइस बनेगा तो हीट निकल रही होगी ना, माइनस हो रही होगी। Q2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, m इंटू एल, m कितना है 400 अपॉन में 1000 इंटू एल, एल कितना दिया है अच्छा यार, एक्चुअली जब वैल्यू दे दी जाती है ना तो वही वाले यूज करते हैं जो दी हुई है, इंटू 10 के पावर 4। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, 10 बचेगा, अब कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जा रहा है 134000, सही है। तो इतनी जूल हीट यहाँ पे निकल सकती है, और आपको चाहिए कितनी, मतलब देख रहे हो कि बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, मतलब पूरा का पूरा वाटर क्या आइस बनेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कितना यहाँ से यहाँ पे फेज चेंज हुआ होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है ना, हमें बस इसके करस्पॉन्डिंग वाला देखना है, उतना ही चेंज होगा, बाकी वाटर 0 डिग्री का वाटर ही रह जाएगा। तो यहाँ से बस अभी हमने ये जो करके देखा, इससे हमें समझ आया कि हुआ क्या होगा ना। अभी हमने फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, हमने एक तरफ देखा कि भाई कितना लगने वाला है और दूसरी तरफ देखा कि कितना निकल सकता है, तो ये समझ आया कि निकल बहुत ज्यादा सकता है, उतनी रिक्वायर्ड है ही नहीं है। सर मतलब ये वाटर में से इतना निकलेगा तो अगर पूरा का पूरा 0 डिग्री वाला वाटर उसको हीट दे देता -14 वाले को, तो इतनी हीट निकलती, लेकिन क्या इतना वो दे पाएगा, इससे पहले ही वो 0 पे पहुंच जाएगा, इतने हीट देते ही वो 0 पे पहुंच गया ना, तो पूरा दे ही नहीं पाएगा। समझो बात को।
तो हम क्या करेंगे, केवल इतना देने के लिए कितना मास को इसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा वो निकाल लेंगे। उतना ही दे करके ये 0 डिग्री का आइस बन जाएगा, बाकी 0 डिग्री का वाटर बचा रहेगा, प्लस ये वाला आइस भी 0 डिग्री के आइस पे आ जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस अगर सबका 0 हो गया तो फिर फर्दर कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना दिन मास मेल्ट होगा उसके लिए हम लगाएंगे Q = ml। Q1 की वैल्यू डाल दो 1024.1 m × L। L कितना है 33.5 into 10⁻⁴। यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, इसमें एक बार चेक करो। दिख रहा है सर? उधर उधर का थोड़ा 30 का क्वेश्चन रोटेट किया तो इधर का नहीं दिखेगा ना। पूरा इधर से उधर सही है। 30 से क्वेश्चन 30 से अच्छा ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो m कितना आ जा रहा है, ये एक बार सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 3 ग्राम आ रहा है, तो ये 3 ग्राम आया, तो मतलब केवल 3 ग्राम जो वाटर था वो आइस बना है, और पहले से कितना आइस था हमारे पास 35 ग्राम, तो 3 ग्राम उसमें और ऐड हो जाएगा। तूने आंसर देख के बोला क्या 3 ग्राम, सॉल्व नहीं किया। अबे यार, तो 3 और 35 मिलकर के 38 हो जा रहा होगा। यार उतना कब बोलेगा तुम, 3 ग्राम है ना, GM लिखा है। ठीक है, समझ लो, फिर से समझाने की जरूरत है, नोट कर लो। देखो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जिनको समझ आ गया आप नोट कर लो। देखो यहाँ पे क्या था, 35 ग्राम था हमारा आइस, उसको हमने 0 डिग्री के वाटर में डाला, तो उससे होगा क्या, वाटर ज्यादा टेम्परेचर पे, आइस कम टेम्परेचर पे है, तो वाटर से आइस की तरफ हीट फ्लो होने लग जाएगा। वाटर से आइस की तरफ हीट फ्लो होगा तो वाटर का क्या होने लग जाएगा, क्योंकि वो 0 पे ऑलरेडी है और उससे हीट निकाल रहे हो, तो वाटर का क्या शुरू हो जाएगा, फेज चेंज। और इसका क्या होगा, अभी ये -14 पे है, तो इसको हीट मिलेगी तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज। तो हमने ये सोचा कि भाई पहले अगर मान लो ये 0 डिग्री तक आता है तो कितना इसको हीट चाहिए होगा, तो वो हमने निकाला ms डेल्टा T लगा के, तो इतना हीट इसको लगेगा। फिर हमने सोचा कि अगर ये पूरा का पूरा वाटर 0 डिग्री पे है, ये पूरा का पूरा वाटर अगर इसको हीट दे दे 0 तक जाने में, मतलब अपना फेज चेंज करा ले इसको हीट देने के प्रोसेस में, तो कितनी हीट निकल सकती है, कितनी हीट निकलेगी, इधर से इधर जाने में इतनी निकलेगी। तो ये तो बहुत ज्यादा है, इससे मतलब पूरा का पूरा वाटर उसको हीट नहीं देगा, थोड़ा वाटर देगा, उतने में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एक बार ये 0 डिग्री का आइस बन गया तो फिर ये नहीं दे पाएगा ना, फिर ये भी 0 ये भी 0, फिर हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हमें अब ये देखना है कि कितना वाटर इसको हीट देगा, तो इतना हीट के लिए कितना वाटर चाहिए, तो Q = ml लगाया, फेज चेंज चल रहा है ना अभी, ये वाला हीट यूज किया और m निकाला, तो 3 ग्राम वाटर अगर दे देगा हीट तो उतने में काम हो जा रहा है, तो बाकी वाटर अपना एज इट इज रह जाएगा और सब 0 पे आ जाएंगे। तो 3 ग्राम इसमें ऐड कर दिया, वो भी आइस बन चुका है, तो 3 + 35 38 हो गया। हाँ हाँ, सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब हीट फ्लो बंद हो जाएगा, सब 0 पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बताओ, दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, ये तो बोलो टेम्परेचर सेम चाहिए, वो जो हाँ उसी फेज में रहेगा। ये सबको क्लियर है ना कि हीट फ्लो क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ना। अगर 0 डिग्री का आइस है और 0 डिग्री का वाटर है तो क्या हीट फ्लो होगा, नहीं होगा ना।
अभी देखो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये थोड़ा अलग टाइप से कर रहे हैं। जो मैंने पहले पढ़ाया था तो जो लिख के इक्वेशन लिख के करते थे वो थोड़ा अलग टाइप से है। तो चाहे तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग वैसे भी सोच सकते हैं जो लिख लिख के इक्वेशन करते थे। उसमें बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। जब अगर दिमाग कम चल रहा है तो वो करना होता है, मेहनत का काम है। अगर दिमाग चल रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। रब कर दूं? थर्टी वन बोल रहे हो ना? अभी कितने डाउट है? 31, 32, 32 भी है क्या? 31 और 32। ठीक है, दोनों बहुत बड़े बड़े हैं तो 34 तो यार 4-5 बार हो गया क्या होगा? चलो 31 देखो। 31 में देखो बोला गया है 360 ग्राम मेटल कंटेनर इंसुलेटेड ऑन द आउटसाइड holds 180 ग्राम ऑफ वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ना ये बोला गया कि एक हमने कंटेनर लिया है और इसके अंदर वाटर है। कंटेनर का मास कितना दिया हुआ है? 360 ग्राम। कंटेनर का मास है 360 ग्राम और इसमें वाटर जो है वो 180 ग्राम है। और ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जो इसका टेम्परेचर होगा वही कंटेनर का होगा ना, दोनों का सेम होगा। तो क्या टेम्परेचर दिया हुआ है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बोला गया कि 24 ग्राम आइस क्यूब एट मेल्टिंग पॉइंट इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। अब हमने यहाँ पे ला करके 24 ग्राम का आइस क्यूब ला करके डाल दिया और वो किस टेम्परेचर पे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री पे। इसको इसमें डाल दिया। एंड व्हेन द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम आया तो टेम्परेचर अब इसका कितना हो चुका है? 22 से कम होकर के 15 पे आ गया ना। आइस डालने की वजह से अब इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया है, 22 से 15 पे आ गया। Assume there is no heat exchange with the surrounding। अब बोल दिया गया कि सराउंडिंग को कोई हीट नहीं गया है ना, जो भी हीट एक्सचेंज है इनके बीच में है। For water the specific heat given है, ये सब है। Specific heat of the metal container पूछा गया है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसमें तो क्या ही हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ये जो है मेल्ट, ये अगर पूरा फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो अंदर आइस है वो क्या हुआ होगा? मेल्ट हुआ होगा और वाटर बन गया होगा। और वो भी फाइनल किस टेम्परेचर पे आ चुका है? 15 पे। तो आइस का क्या हुआ है? हीट लॉस हुआ है, गेन हुआ है? आइस को गेन हुआ ना, वो आइस से वाटर बन गया तो हीट मिला होगा तब हुआ होगा ना। तो उसको कितने का गेन हुआ है? तो अगर हम यहाँ पे हीट गेन निकालें तो कितना आ जाएगा? एक तो 0 डिग्री पे पहले ही हीट मिलते तुरंत क्या होगा? इसका फेज चेंज और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इक्वेशन लिख के समझा दे रहा हूँ। तो आप पहले क्या करा दोगे? m into l करा दोगे, फिर ms डेल्टा t। डेल्टा t कितना लिख दोगे? ms ये सब kg में लिख दोगे। डेल्टा t कितना लिखोगे? 14 माइनस 0। 0 से 14 तक फाइनल टेम्परेचर कितना था? 15 ना, 15। तो 0 से 15 तक गया, ये लिख दोगे। तो आइस को इतना हीट का गेन हुआ है। और ये सब गेन कहां से आया? जो कंटेनर प्लस वाटर था उसको जो लॉस हुआ ना, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस टू कंटेनर प्लस वाटर कितने का लॉस हुआ? वो 22 से कम होकर के वो कितने पे आ गया?
15 पे। तो कंटेनर के लिए लॉस क्या कैसे लिखेंगे? कंटेनर का मास, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। कंटेनर के लिए डेल्टा टी कितना लिखोगे? 22 से 15 आया है ना, तो 7 प्लस वाटर के लिए, वाटर का मास ना, ये वाला जो मास है वाटर का स्पेसिफिक हीट, वाटर भी 7 डिग्री नीचे आया ना। अब ये दोनों इक्वेट कर दोगे ना, यहाँ पे m का मास दिया हुआ है, आइस का मास ना, आइस का स्पेसिफिक हीट भी दिया है, बस ये एक पूछा गया, बाकी सब गिवन है। हो जाएगा सबको, बस सेम यूनिट पे रखना है, SI यूनिट में रखो। इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है, सही से कैलकुलेशन करो, यूनिट का ध्यान रखो, मैच हो रहा है। सर वो कैलकुलेशन एरर सर वो एक्चुअल आंसर से 100 ज्यादा आ रहा था। आंसर सब एकदम सही आया है ना, सही से करो। नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ये 100 ज्यादा आ रहा है बोलना, राउंड ऑफ कर दिया 100 क्या छोटी सर बराबर क्या, तो सर 15 का डिफरेंस है, फिर भी 15 भी थोड़ा ज्यादा ही है। मैंने अभी राउंड ऑफ किया तो टोटल आंसर यहाँ पे कितना है? राउंड ऑफ राउंड ऑफ राउंड ऑफ ये देखो भाई, अमन कुमार को फिर से डाउट है, पर डाउट नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस को इसमें डाल रहे हैं, तो आइस का क्या हो रहा है? हीट का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है। और आइस का क्या क्या हुआ? आइस 0 डिग्री के आइस से पहले 0 डिग्री का वाटर बना और फिर 15 डिग्री का वाटर बना ना। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट गेन होगा? जब फेज चेंज होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q इक्वल टू ml। फिर जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा T ना। ये mi मतलब आइस का मास रखना है यहाँ पे। आइस का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया है? पहले वो 0 डिग्री का वाटर बना था, फिर वहां से 15 डिग्री का वाटर बना, तो 15 माइनस 0 का टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, इतने का गेन हुआ। और लॉस किसको हुआ है? ये जो पहले से कंटेनर था और इसमें जो वाटर था, वो पूरा पहले किस टेम्परेचर पे था? 22 पे, और बाद में कम होकर के किस पे आ गया? 15 पे। तो इसको क्या क्या हो रहा है? इसमें केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, यहाँ फेज चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ms डेल्टा टी। कंटेनर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी, कंटेनर का मास, कंटेनर का s, कंटेनर का डेल्टा टी। वाटर के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों का कितना लॉस हुआ वो आ गया। फिर हमें पता है लॉस बराबर गेन, इक्वेट कर देंगे तो उससे कंटेनर का स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और लास्ट बचा डाउट ना, 34 नहीं 32, 34 अगर कोई को डाउट है तो बाहर पूछ लेना। हाँ वही बोल रहे ना, सेम ही है, इसलिए बोल रहे हैं। वो इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी सॉल्व है वो। फिर भी अगर नहीं आया होगा तो बाहर पूछ लेना। चलो देखो, ये 2 एक्सपेरिमेंटल रन्स आर परफॉर्म्ड। ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ बना है यार, पढ़ने में। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। 2 experimental runs are performed to determine the calorimetric properties of an alcohol which has a melting point of -10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अल्कोहल लिया गया भाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। In the first run, 200 gram cube of frozen alcohol at the melting point is added to 300 gram of water at 20 degree centigrade। ना आपको बोला गया है कि एक हमने क्यूब लिया अल्कोहल का, 200 ग्राम का ये अल्कोहल है। अल्कोहल की स्पेलिंग क्या होती है? ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड ना। और इसको हमने ऐड किया है वाटर के साथ। कितना वाटर है हमारे पास? 300 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
इन स्टाइरोफोम कंटेनर, स्टाइलिश कंटेनर तो मतलब कोई कंटेनर में किया गया है ना। When thermal equilibrium is reached, alcohol water solution is at 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या मिला हमें? इक्विलिब्रियम पर 5 डिग्री मिल रहा है। 5 डिग्री मतलब ये अल्कोहल का क्या हो चुका होगा? अल्कोहल जो है वो -10 पे था और अगर अब 5 है तो मेल्ट हो चुका होगा ना, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट -10 ही है। तो अब फाइनल हमारे पास क्या हुआ होगा? अल्कोहल और वाटर का एक पूरा सोल्यूशन आ गया होगा। भावे समझ रहे हो ना? कितना टेम्परेचर आ चुका है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टोटल कितना मास हो चुका होगा? 300 प्लस 200 500 ग्राम का टोटल मास हो चुका होगा। ठीक है, इतना कहानी खत्म हुआ। अब आगे देखो, व्हेन, ठीक है यहाँ तक। इन द सेकेंड रन आइडेंटिकल क्यूब ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू 500, फिर से यही वाले क्यूब को इस बार कितने पानी में ऐड किया गया है? 500 में ऐड कर दिया गया। 200 ग्राम का क्यूब है और इस बार ऐड कर दिया 500 ग्राम वाटर। हमेशा देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी दिया है उसको ऐसे डायग्राम में अच्छे से रिप्रेजेंट कर लो और फिर उस पे सोचना शुरू करो ना। फिजिक्स में हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि जो भी गिवन है उसको आप अच्छे से डायग्राम में दिखा लो और फिर उसके बाद उस पे सोचो, चाहे वो मैकेनिक्स हो या हीट हो या आगे कुछ भी पढ़ो, सब में ये पहला काम होना चाहिए। तो अब देखो इसमें अगला क्या है? 500 ग्राम वाटर और ये कितने टेम्परेचर पे? ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और इस बार थर्मल इक्विलिब्रियम कितने पे मिल रहा है? 10 डिग्री पर। ज्यादा पानी था ना तो इस बार 5 की जगह ज्यादा टेम्परेचर मिला ना। अब हमारे पास फाइनल जो इक्विलिब्रियम आया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, assuming no heat exchange with the styrofoam container and the surrounding। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अल्कोहल हमें निकालना है। इसका लेटेंट हीट दिया है ना, इसीलिए दो इक्वेशन दिए कि दोनों डिवाइड वगैरह करना और एल हटा देना। हाँ, क्या बात है, इक्वेशन लिखना है एस के टर्म में। तो अब लिखते हैं ये इक्वेशन साइमल्टेनियस। अच्छा, एल भी आएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है उसको। पता नहीं था। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि इसका स्पेसिफिक हीट है कुछ एस ए मान लेते हैं और इसका लेटेंट हीट कुछ एल ए मान लेते हैं ना, दोनों हमें नहीं गिवन है, हमें एक निकालना है ना, ऐसे हमने दोनों मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये -10 डिग्री के अल्कोहल से कितने डिग्री का अल्कोहल बन जा रहा है? 5 डिग्री का। तो इसको हीट का गेन हुआ है। और ये 20 डिग्री के वाटर से कितने डिग्री का वाटर बन रहा है? 5 डिग्री का। तो इसको लॉस हुआ है। तो हम इसका गेन निकालेंगे और इसका लॉस निकालेंगे और दोनों इक्वेट कर देंगे ना। तो एक पहली इक्वेशन आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन हो गई गेन टू अल्कोहल इक्वल टू हीट लॉस टू वाटर। कितने का लॉस बोल, इसको गेन होगा? ये क्या है? -10 डिग्री के अल्कोहल से पहले -10 डिग्री का, अभी ये सॉलिड फेज में है ना, पहले लिक्विड फेज में आएगा क्योंकि 10 डिग्री पर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 10 पे हीट मिलते ही पहले क्या शुरू हो जाएगा? फेज चेंज। अब एक बार फेज चेंज हो गया तो -10 डिग्री से 5 डिग्री तक गया, तो फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहाँ पे दो तरह से हीट का फायदा हुआ है, एक तो Q = ml, फिर Q = ms डेल्टा T। टोटल दोनों ऐड करके बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? आइस, ये अल्कोहल का जो भी मास है वो इनटू इसका लेटेंट हीट प्लस ms डेल्टा T। डेल्टा T कितना बोलेंगे? -10 से 5 तक जाना है, तो कितने का? 15 का चेंज आ रहा है ना। ये बराबर हीट लॉस। लॉस कितने का हुआ? 300 ग्राम वाटर था,
20 से 5 पे आया है, 15 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ms डेल्टा टी। यहाँ पे 300 m जो भी वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा वो गिवन होगा प्रॉब्लम में, ms डेल्टा टी। और यहाँ पे लॉस और गेन में हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, साइन नहीं करते हैं। तो 15 माइनस में है लेकिन हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये एक इक्वेशन हो गई है। फिर ऐसे यहां से लिखेंगे इसके लिए, इस बार क्या हो जाएगा, -10 से 10 डिग्री का अल्कोहल बना है, तो इस बार क्या क्या हो जाएगा, m into a प्लस ma ऐसे डेल्टा टी। डेल्टा टी इस बार कितना बोलेंगे, 20 इक्वल टू यहाँ पे गेन कितना होगा, m s डेल्टा टी। 20 से 10 आया ना, 10 का लॉस कितना हुआ। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशन है और हमें क्या चाहिए, हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ अल्कोहल चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म कट जाएगा दोनों से, बस एक ऐसे वाला टर्म बचेगा और उसमें ma तो पता ही है आपको, बाकी इधर सब पता है। आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कर लेना बाकी। ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं ना। लास्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम कराया था वो घर जाके एक बार अच्छे से सॉल्व कर लिया था। थोड़ा उसमें कैलकुलस का यूज था ना, कि कैलकुलस का यूज आते ही कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो एक बार खुद से सॉल्व कर लो, उससे तभी क्लियर होगा। अगर नहीं सॉल्व किया है तो एक बार फिर से कर लेना, और फिर भी नहीं होगा तो बात पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन का अच्छा कॉस्ट थीटा का यूज किया था, साइन थीटा का यूज कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा और कर सकते हैं। तो किया ट्राई वो खुद से साइन थीटा का यूज करके, अगर किया नहीं है तो मत पूछो, करो तभी पूछो डाउट। अगर कोई ने किया होगा तो बाहर मेरे से पूछ लेना उसको, साइन से कैसे करते, पहले एक बार खुद से तो करो। रब करूं, बंद कर दे, एसी बंद कर दो, एसी चलाइए थोड़े दिन रुक जाओ भाई, अभी पता नहीं फिर से कोई दिक्कत ना हो जाए। तो अब हम लोग आगे करते हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, थर्मल एक्सपेंशन देखा था। थर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या देखा हुआ है कि जब भी हम कोई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉडी पे पड़ने वाले कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी है? अगर हम केवल डिस्टेंस देख रहे हैं तो वहां पे हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अगर हम एरिया का इंक्रीज देख रहे हैं तो एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम का एक्सपेंशन देख रहे होंगे तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सबके लिए हमने एक्सप्रेशन देख लिया था। लेंथ वाले में हमारा
चेंज इन लेंथ कितना आ जाता है अल्फा एल डेल्टा टी। ये सब हम कब के लिए देख रहे हैं, जब अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर डेल्टा एल आ गया तो फाइनल लेंथ कितनी बोलोगे, इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा एल ऐड कर दोगे तो उससे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे अल्फा क्या रहता है, मैटर की प्रॉपर्टी रहती है और वो उसको बोलते क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सेम वे में हम लोग एरिया के लिए लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन है। और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया प्लस डेल्टा ए। तो और सेम वे में चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू गामा ए और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा। इसमें अल्फा बीटा गामा इन सब का यूनिट क्या रहता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन ना। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो एल का यूनिट कट जाएगा, बस डेल्टा टी का यूनिट बचेगा। फिर देखो ये जो अल्फा बीटा गामा थे, इनमें रिलेशन क्या आया था, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 2 अल्फा और गामा की वैल्यू आई थी 3 अल्फा ना, ये हमने देखा था। ये जो रिलेशन है इसमें हमने माना हुआ है कि तीनों डायरेक्शन में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सेम टाइप हुआ है ना, तब ये आया था ना 3 अल्फा आया था, इधर 2 अल्फा आया था। तो देखो जो मैटर होते हैं उनको हम ऐसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर सही लिखा है ना, डबल टी होगा। तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें तीनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सेम टाइप का है ना। जैसे मान लो कोई आयरन का एक क्यूब ले लो, तो आयरन के मॉलिक्यूल चाहे एक्स एक्सिस में देखो, वाई में देखो, जेड में देखो, हर डायरेक्शन में वो सेम टाइप से अरेंज होंगे ना। वहां पे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हर तरफ सेम होता है। तो मैं समझाने के लिए क्यूब यूज कर रहा हूँ, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी आप ले सकते हो। तो उसमें चाहे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर का जो अल्फा होगा, या फिर इधर को देख रहे हो, इधर का जो अल्फा होगा तो इधर का अल्फा होगा ना। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन निकालने के लिए यूज करोगे, या इधर का या इधर का, तीनों डायरेक्शन के अल्फा अगर सेम है तो वो मटेरियल कैसे रहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो हमें मिलेंगे वो आइसोट्रोपिक वाले ही होंगे ना, उनमें हर तरफ से वो सेम होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, गामा निकालना होगा तो तीनों अगर सेम है तो ये तीनों का सम ही होता है ना यहाँ पर, तो वो अल्फा 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 ऐड होकर के कितना हो जाता है 3 अल्फा। लेकिन ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल अलग टाइप से अरेंज है और दूसरे टाइप में दूसरे डायरेक्शन में अलग टाइप से अरेंज है। ऐसे मटेरियल हो सकते हैं। कोई एग्जांपल के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, कभी कोई ट्री वगैरह का कट करो, क्रॉस सेक्शन एरिया देखो तो उसमें कैसा दिखता है, कुछ ऐसा शेप सा दिखता है ना। तो वहां देख लो कुछ एक जगह अलग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, कुछ दूसरी जगह अलग से, वहां वैसा शेप नहीं है। मान लो कहीं पे कुछ शेप दिख रहा है, कहीं पे कुछ दिख रहा है, तो मॉलिक्यूल का वहां अरेंजमेंट अलग अलग है। और परपेंडिकुलर देखोगे तो वहां अलग अरेंजमेंट होगा ना। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जिनमें आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो तो अलग टाइप से एक्सपेंशन होगा, वाई में चलोगे तो अलग टाइप से होगा, और जेड में चल रहे हो तो अलग टाइप से होगा। तो वहां पे आपको अल्फा अलग अलग दिया जाएगा। तो अगर अलग अलग होगा तो वहां पे गामा कैसे लिखोगे, जो भी तीनों डायरेक्शन का अल्फा होगा वो ऐड कर दोगे। वो आपको निकालना नहीं होता ये सब ना, ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप मानोगे कि आइसोट्रोपिक मटेरियल है, सब तरफ अल्फा सेम लेकर के कर दोगे। अगर अलग बोला है कि इस डायरेक्शन का अलग है, उस डायरेक्शन का अलग है, तो आप अलग लेकर के गामा निकाल के आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर है? हमें मोस्टली ये वाला केस ध्यान रखना है। आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अल्फा बीटा गामा किस रेशियो में रहेंगे, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अल्फा बीटा गामा ये हमेशा 1:2:3 रेशियो में। नोट कर लो इसको।
जयस इसका फाइन कट कर दिया ना सोनाली का, ये अभी अप डाउन कर रही है ना तो घर से गांव से आ रही है, तो इसका क्या ही फाइन लेना, बस बस पकड़ के आ रही है 5 मिनट 10 मिनट लेट, तो क्या ही देख सकते हैं। कट कर दो। जब करूं देखो, हम लोगों ने अब थर्मल एक्सपेंशन देख लिया है, अब उसके कुछ हमें इफेक्ट देखने हैं, तो कुछ ऐसे 5-6 इफेक्ट हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा एक हीट और स्ट्रेस स्ट्रेन, आगे एक चैप्टर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन देखेंगे, तो वो उस चैप्टर का इससे भी लिंक रहता है। तो अपने मॉड्यूल में हो सकता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन अभी दे दिया हो, बट वो अभी हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अभी स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा नहीं है, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बात करेंगे। तो अगर उसका कुछ भी क्वेश्चन वगैरह आएगा तो अभी आपको छोड़ना रहेगा ना, कहीं पे भी स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है तो अभी के लिए आप छोड़ देना ना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में करेंगे। तो मेनली थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना थर्मल एक्सपेंशन का। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इसके इफेक्ट देखेंगे। तो जैसे इसमें हम लोग पहला इफेक्ट देख रहे हैं, पहला हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट ऑन मीटर स्केल। तो देखो ये क्या होता है, मीटर स्केल मतलब कोई स्केल होगा, मान लो वो मेटल का बना हुआ है, मोस्टली मेटल ज्यादा एक्सपेंशन शो करते हैं ना, इसलिए उसको लेके हम लोग सोच रहे हैं। तो कोई मेटल का स्केल है और उसमें क्या होंगे, डिविजन्स बने होंगे मेजरमेंट के लिए। तो अगर मान लो आपने कोई पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर के लिए स्केल बनाया हुआ है, तो इस पे जो एक डिवीजन है ना, मान लो इसका एक डिवीजन कितने का होगा मीटर स्केल पे हो, 1 mm का ना, 1 mm का है। आपने T1 टेम्परेचर पे इस स्केल को बनाया, लेकिन अगर आप T2 टेम्परेचर पे जाके इससे मेजर कर रहे हो, T2 मान लो T1 से बड़ा है, तो अब ये क्या हो चुका होगा, ये एक्सपेंड हो चुका होगा। हर एक डिवीजन जो अभी 1 mm का है मान लो, वो कितने का हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको 1 डैश बोल देते हैं। हर एक पहले से क्या होगा, बड़ा हो चुका होगा। अब अगर मान लो कोई ये पेन है, मान लो इसको हमें मेजर करना है, तो इसको अगर हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे अगर मान लो ये 4 डिवीजन के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये क्या 4 के बीच में आएगा, कम हो जाए, डिवीजन के सामने आएगा ना, 4 की जगह हो सकता है 3 के सामने रह जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि आप ये सही रीडिंग दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब अगर मैं इस नए टेम्परेचर पे जो भी रीडिंग लूंगा, वो पहले वाला जो एक्चुअल वैल्यू उससे क्या है, कम है, ज्यादा है, ज़्यादा। इस पेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है, लगभग मान लो 4 है, लेकिन यहाँ लेने जा रहा हूँ तो 3 के करीब ही आ रही है। तो एक्चुअल रीडिंग जो है वो ये सही नहीं बता रहा है ना, ये कम करके बता रहा है। तो आप इससे कोई भी रीडिंग लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हम लोग वहां पे कैसे करते हैं, आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसका कोई एक डिवीजन मेजर करता हूँ, तो एक डिवीजन मान लो 1 डैश है, तो 1 डैश एक्चुअल में कितना है, 1 डैश इस 1 का एक्सपेंशन हुआ है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 1 + अल्फा डेल्टा t ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके एक डिवीजन के बीच में फिट हुआ, तो वो कितना बड़ा है, इस आप बोलोगे भाई वो 1 डैश के बराबर है, 1 डैश के बराबर है, मतलब आप तो बोलोगे कि भाई वो 1 डिवीजन है, बट एक्चुअल में क्या वो 1 डिवीजन है, वो कितना है, 1 × 1 + अल्फा डेल्टा t, क्योंकि इसकी एक्चुअल लेंथ 1 नहीं है ना, 1 से बड़ी हो चुकी है। तो जो भी आप रीडिंग लोगे, रीडिंग में तो आप इसको 1 बोलोगे, लेकिन वो है कितना, 1 × 1 + अल्फा डेल्टा t।
मतलब जो भी आप रीडिंग लोगे वो यहाँ दिख रहा होगा और उसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो जाकर के आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखेगी, तब वो बड़ा होकर के आपको सही वैल्यू दे पाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, मीटर स्केल में हमेशा ट्रू रीडिंग निकालना है। तो आपको एक्सपेरिमेंटल रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अगर आपने इससे 2 डिवीजन निकाले तो वो 2 डिवीजन 2 mm नहीं होंगे, वो 2 से ज्यादा होंगे। तो कितना होंगे, 2 आप मेजर करोगे ऐसे 2 डिवीजन और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। सबको चमका मैं क्या बोल रहा हूँ ना? तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी मीटर स्केल के प्रॉब्लम आएंगे तो ऐसे सोचना है। इसमें ट्रू रीडिंग क्या है, टी आर मतलब ट्रू रीडिंग है और ई आर मतलब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है। तो ये तो उल्टा हो गया ना, ऊपर लेके मतलब 1 डैश इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इतना नहीं पता चलेगा कि भाई 1 का 1 डैश हो गया। आप तो ये स्केल से रीडिंग ही लोगे ना, तो आप तो डिवीजन ही काउंट करोगे। अगर आपने 2 डिवीजन काउंट किए कहीं पर रीडिंग में तो वो 2 mm आप बोल दोगे, बट क्या वो 2 mm है? वो 2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। तो आपको उसको ऐसे उसमें ये मल्टीप्लाई करके ट्रू रीडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो 1 डैश है वो एक्चुअल में उसकी नई एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन आप जब रीडिंग लोगे तो 1 डैश को आप तो 1 ही सोचोगे ना कि 1 डिवीजन है। तो आप वो 1 लेकर के आप सोचते हो, तो इसलिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अरे बाप रे, ये नहीं समझा। ठीक है, फिर तो हम लोग एक बार फिर से समझते हैं ये क्या है। देखो यहाँ पर अगर मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इसके एक डिवीजन के बीच में आया, तो आपको नहीं पता कि भाई आपका जो एक डिवीजन है वो चेंज हो चुका है। आप तो ये सोचोगे ना कि ये 1 mm है। तो आप जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग बोलोगे वो कितनी है? एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आप बोलोगे 1 है, बट ट्रू वैल्यू कितनी है? ये जो पूरी ये लेंथ है ये कितनी है टोटल? 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ना। तो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वो क्या है? वो ट्रू रीडिंग है। और उसमें 1 क्या था? एक्सपेरिमेंटल रीडिंग। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग लिखा है और वो मल्टीप्लाई करके ट्रू रीडिंग। इससे ये मत कनेक्ट करो। यहाँ पे मैंने समझाया कि एक डिवीजन का क्या हुआ है, फिर रीडिंग लेने के लिए फिर अलग से सोचा है। ठीक है, समझो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ 2 डिवीजन के बीच में आया तो आप एक्सपेरिमेंटली आप 2 डैश नहीं बोलोगे, आप 2 ही बोलोगे ना कि 2 डिवीजन है। तो आपको लगेगा 2 mm है। एक्सपेरिमेंटली आपने निकाला 2 mm, लेकिन वो 2 mm नहीं है। वो कितना है? 2 mm इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो करके आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसमें डेल्टा टी को साइन के साथ डाल देना। अगर कोई पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर के लिए बनाया और T2 पे रीडिंग ले रहे हो तो T2 हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा। अगर वो कम हुआ होगा टेम्परेचर तो ये निगेटिव हो जाएगा, बढ़ा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी को हमेशा विद साइन डालना रहेगा। दिख रहा है?
फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम ट्राई करो। कोई स्केल को हमने 20 डिग्री के लिए डिजाइन किया है और इससे हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की। लेंथ कितनी आई है? 15 सेंटीमीटर। किस टेम्परेचर पे मेजर की है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें बताना है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी रही होगी। अगर मैंने स्केल से मेजर किया है तो मेजर करना मतलब कौन सी रीडिंग हुई? एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है। मेजर करके जो निकल रहा है वो क्या? एक्सपेरिमेंट करके निकल रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है और उसकी हमें ट्रू रीडिंग निकालनी है। ना क्वेश्चन देख के आपको समझना रहेगा कि क्या क्या दिया है। तो देख के हमें क्या समझ आ रहा है? हमें एक्सपेरिमेंटल रीडिंग दी हुई है 15 सेंटीमीटर और टेम्परेचर में चेंज यहाँ कितने का आ चुका है? 20 के लिए डिजाइन है और 40 पे मेजर कर रहे हैं, तो मतलब प्लस में चेंज आया है। डेल्टा टी की वैल्यू 40 माइनस 20 अल्फा में दिया हुआ है, तो ट्रू रीडिंग हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग into 1 plus alpha delta। एक्सपेरिमेंटल रीडिंग यहाँ पे जो यूनिट में एक्सपेरिमेंटल रीडिंग डालोगे उसी यूनिट में ट्रू रीडिंग मिलेगी। नहीं, इस पार्ट का कोई यूनिट नहीं है ना, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ हमने सेंटीमीटर में डाला है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 1 प्लस अल्फा, अल्फा है हमारा 2 into 10 की पावर -3, ये 15.6। ये प्लस हो रहा है ना इसमें? 18.7 नहीं है? अच्छा ठीक, सही है ना? फिर नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, इफेक्ट ऑन पेंडुलम क्लॉक। ये मीटर स्केल पे पहला इफेक्ट देखा। पेंडुलम क्लॉक देखो, अभी हमें आगे ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है, बट अभी थोड़ा सा यूज है इसलिए हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है? उसमें एक कोई ऐसे स्ट्रिंग होगी, उससे एक हम लोग मास अटैच करेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ मान लो L है और ये जो मास अटैच किया कुछ m मास का पार्टिकल है। अब अगर हम इसको एक साइड ले जाके यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये वापस जब यहाँ आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यहाँ पर ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आता है उसका फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है। ये ऑसिलेशन वाले चैप्टर में हम लोग डिराइव करेंगे। हाँ, तो अभी याद ही रखना है और आगे अभी यूज करेंगे, डिराइव कर लेंगे ना। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मान लो आपने कोई पेंडुलम क्लॉक है, उसके अंदर ऐसा पेंडुलम लगा हुआ है, तो
ये जो लेंथ होगी ये कोई वायर वगैरह होगा, कोई मेटल वगैरह का बना हुआ। अगर आप टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मान लो आपने बनाया क्लॉक तो समर में बनाया और जब आप क्लॉक यूज करो तब तक विंटर आ चुका है मान लो, तो अब क्या होगा, इसकी ये लेंथ इतनी नहीं रहेगी ना, ये चेंज हो जाएगी। तो मान लो आपने बनाया था कि भाई ये 1 घंटे में एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, एक बार वो आवाज करते हैं ना, तो ऐसा करें, लेकिन क्या होगा, एल चेंज हो जाएगा तो